15 अप्रैल 2023 रात करीब 10:35 पर प्रयागराज का धूमनगंज थाना होता है। धूमनगंज थाना इलाके में एक सरकारी अस्पताल होता है। उस अस्पताल के गेट से पुलिस के लोग अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर के एंट्री करते हैं अस्पताल में जाने के लिए। और अस्पताल परिसर में ही कुछ ही मिनट बीते होते हैं उसको चलते हुए, तभी सामने मीडिया के कैमरे आ जाते हैं। मीडिया के कैमरे आते हैं और कैमरे के जो लोग होते हैं जिनके हाथों में कैमरे होते हैं और आईडी होती है, वो अतीक अहमद और अशरफ से रोक करके सवाल पूछते हैं कि तुम अतीक ये बताओ कि असद के जनाजे में असद की जब मिट्टी हो रही थी तो तुम क्यों शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद वो गुड्डू मुस्लिम को लेकर के सवाल पूछते हैं। अतीक जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लेता है, उसकी कनपटी पर एक गोली लगती है और जो उसका गमछा होता है सर के ऊपर जो बंधा हुआ होता है वो गिर जाता है। अतीक तुरंत गिर जाता है। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। करीब 150-200 मीटर के दायरे में 12 से ज़्यादा गोलियां चलती हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं 20 गोली चली है, लेकिन मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलती हैं। पुलिस वाले जैसे ही गोली की आवाज़ सुनते हैं वो मौके से भाग जाते हैं, दूर हट जाते हैं। जो हत्यारे होते हैं, अतीक को तो गोली एक व्यक्ति ने मारी होती है, लेकिन उसके पीछे 2 और लोग होते हैं और दोनों ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं अतीक और अशरफ पर। अतीक और अशरफ वहीं पर ढेर हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। मीडिया कर्मी जो होते हैं वो बाहर भागने लगते हैं, पीछे की तरफ खिसक जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और पुलिस वाले भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। एक पुलिस वाला दिखता है, उसके हाथ में AK-47 होती है, लेकिन वो उसे उठाता भी नहीं है डराने के लिए भी। और जो पुलिस वाले होते हैं उनके हाथ में भी असलहे होते हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला असलहे पर हाथ नहीं रखता है, बल्कि वो सारे अपनी जान बचा करके भागते हैं। जब ये सब हो रहा था, उस समय 22 पुलिसकर्मी जो है अशरफ और अतीक की सुरक्षा में लगे हुए थे। ये सारे जो पुलिस वाले थे, ये सारे के हाथों में हथियार थे। किसी के हाथ में पिस्टल थी, किसी के हाथ में AK-47 थी, किसी के हाथ में 303 थी, किसी के हाथ में और कई अत्याधुनिक असलहे थे। लेकिन किसी ने इन तीनों हमलावरों पर असलहा नहीं ताना कि वो दूसरी गोली न चला पाएं अशरफ पर, क्योंकि पहली गोली अतीक पर चली थी। इधर जो मीडिया कर्मी थे, वो मीडिया कर्मी अपना जो कैमरे थे उसके जरिए वो सारे तथ्यों को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये जैसे ही इस घटना की खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैलती है, एक अजीब तरह का माहौल पैदा हो जाता है और सरकार के जो कहा जाएगा कि माथे पर बल आ जाता है। मुख्यमंत्री से लेकर के जो प्रमुख सचिव गृह होते हैं, DGP होते हैं, सब चिंतित हो जाते हैं इस घटना की जैसे ही उन्हें खबर होती है, क्योंकि इस घटना की सूचना सेकंड में ही सबको पहुंचती है, क्योंकि उस समय लाइव चल रहा होता है कई चैनलों पर। और ये पहले ही शायद वारदात है जिसमें लाइव दिखाया गया कि मर्डर कैसे हुआ। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं DNM शो। DNM शो में आज हम अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर की आपको कहानी सुना रहे हैं। आखिर इसके मर्डर के पीछे कौन है? अतीक अहमद और अशरफ दोनों को पुलिस रिमांड पर कोर्ट में ले रखा है। पुलिस ने, जो प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस है, चूंकि उसके जो इंस्पेक्टर हैं वो इस मामले की विवेचना कर रहे हैं, उन्होंने इसे जो है पुलिस रिमांड पर ले रखा था।
हालांकि उनसे पूछताछ तो एसटीएफ भी कर रही है और कई एजेंसियां, इंटेलिजेंस है और कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि वो पाकिस्तान से हथियार मंगाया करते थे। लेकिन आज की जो कहानी है वो हम शुरू करने से पहले, जो कुछ तो मैंने ब्रीफ बता दिया, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब 2004 में अतीक अहमद फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर, तो उसने मीडिया वालों से बात करते हुए एक लाइन कही थी जो आज की तारीख में खूब वायरल हो रही है। एनकाउंटर होगा या पुलिस मारेगी या कोई अपनी बिरादरी का सिरफिरा, सड़क के किनारे पड़े मिलम। पूर्वांचली भाषा में उन्होंने कहा था अतीक अहमद ने, और माफिया सरगना अतीक अहमद की ये जो लाइन थी ये बिल्कुल सच निकली। अतीक और अशरफ जब से पुलिस रिमांड पर लिए गए हैं, बल्कि क्या, जब उनसे साबरमती जेल से जब अतीक को लाया गया और जब अशरफ को बरेली जेल से लाया गया, तब से ही इन दोनों ने आशंका जताई कि उनका मर्डर किया जा सकता है। उनका मर्डर चाहे पुलिस वाले करें या कोई और व्यक्ति करे, लेकिन उनका मर्डर किया जाएगा, ऐसी दोनों ने आशंका जताई थी। बल्कि कोर्ट में भी कहा था, उस दिन जब पुलिस रिमांड ले रही थी तब भी उन दोनों ने कोर्ट में कहा था कि हम दोनों का मर्डर किया जा सकता है। कोर्ट ने हिदायत भी दी थी कि पुलिस जो है इनकी सुरक्षा करेगी, और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि जब इनसे पूछताछ होगी तो जो इनके एडवोकेट हैं वो इनके अगल बगल रहेंगे, एक कुछ दूरी पर वो मौजूद रहेंगे, और पुलिस उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती है ये भी देखेगी। अब यहां सवाल ये उठता है कि अतीक अहमद और अशरफ, इन दोनों का मर्डर किसने किया। उनके नाम तो सामने आ गए, क्योंकि वो तीनों जैसे ही मर्डर गोली चलाए देख लिया उन्होंने कि अतीक और अशरफ की मौत हो गई है, वो तीनों पुलिस के सामने हाथ उठा करके सरेंडर कर गए। एक का नाम लवलेश तिवारी है, दूसरे का नाम सोनू है, तीसरे का नाम है अरुण मौर्य। दूसरे का नाम सोनू नहीं, सनी है। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, और जो अरुण मौर्य है वो हमीरपुर का है, और सनी जो है कासगंज का रहने वाला है। ये तीनों पकड़ लिए गए हैं, और तीनों से जो पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद जो एफआईआर लिखी गई पुलिस थाने में, जो धूमनगंज के इंस्पेक्टर की तरफ से लिखाई गई है, उसमें जो बताया गया है उसके मुताबिक अगर ये कहा जाए तो जो लवलेश तिवारी, अरुण और सनी, इन तीनों ने ये मर्डर अपना नाम पैदा करने के लिए किया। पुलिस की बात बहुत सारे लोगों को सच लग सकती है, लेकिन मुझे इसमें झोल नजर आ रहा है। अगर तीनों ने नाम करने के लिए ये इतना बड़ा कांड किया तो उनके घर वालों का बयान भी हमको सुनना चाहिए। जो लवलेश तिवारी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिता ने कहा, खुद एक चैनल को बाइट दिया और कहा कि वो नशे का शौकीन है और कोई काम नहीं करता है। जो सनी सिंह का भाई है उसने कहा, सनी सिंह का भाई जो पिंटू सिंह है, उसने कहा कि वो, उसका भाई भी कोई काम नहीं करता है और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। ऐसा ही कुछ अरुण मौर्य के घर वालों ने भी कहा। सवाल ये उठता है कि जब ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, इनको 7 लाख 8 लाख की पिस्टल किसने उपलब्ध कराई? इनके कहा जा रहा है कि इनके पास 6 पिस्टल थी, तीनों के हाथ में 2-2 पिस्टल थी, और ये जो पिस्टल थी वो विदेशी थी। एक एक पिस्टल 7 से 8 लाख रुपए की मिलती है। तो क्या इन तीनों की हैसियत थी कि ये पिस्टल खरीद सकें? इसके अलावा कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके पीछे खड़ा है?
क्योंकि ये तीनों प्रयागराज आते हैं और जब से अतीक अहमद और अशरफ जो है पुलिस कस्टडी में आते हैं, रिमांड पर लिए जाते हैं, उसके बाद से ही ये तीनों प्रयागराज के एक होटल में डेरा डाल लेते हैं। और होटल में डेरा डालने के बाद ये पूरी रेकी करते हैं, मीडिया के कैमरे लेकर, मीडिया का आई कार्ड लेकर और मीडिया की आईडी लेकर। ये तीनों के जो गले में मीडिया का आई कार्ड लटका मिला, इनके हाथ में कैमरे थे, एक के हाथ में कैमरा था, एक के हाथ में जो बाइट जिसे ली जाती है, जो जिसे माइक कहते हैं, वो था। और उसी के जरिए ये मीडिया कर्मियों के बीच में ये तीनों उसके करीब पहुंचे थे अतीक के। जैसे अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम का नाम लेता है, एक व्यक्ति तुरंत अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और धाएं धाएं गोली मार देता है। अतीक के गिरते ही वहां भगदड़ मचती है और तुरंत दूसरी गोली जो है वो अशरफ को मारता है। कहा जा रहा है कि पहली गोली लवलेश तिवारी ने मारी थी अतीक अहमद को, और जब दोनों मर जाते हैं उसके बाद ये तीनों जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हाथ उठा करके सरेंडर सरेंडर बोलते हैं। ये तीनों किस होटल में ठहरे थे अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई है। इनके होटल किसने बुक कराए थे ये भी पुलिस अभी तक नहीं बता रही है। आखिर कौन इनको पैसा दिया, कौन इनके पीछे है? क्या कोई राजनेता है? क्या कोई बड़ा अपराधी है जो उस इलाके में अपनी दबंगियत बनाना चाहता है, या कोई प्रयागराज का बड़ा नेता है जो चाहता था कि अगर अतीक अहमद खत्म हो जाएगा तो उसका राज यहां पर कायम हो जाएगा? आखिर वो कौन है? इसका खुलासा क्या पुलिस करेगी? पुलिस अभी तक इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि जो सरकार है, सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया है जिसके रिटायर्ड जज अरविंद त्रिपाठी इसके चेयरमैन हैं, रिटायर्ड एडीजी सुवेश कुमार सिंह इसके मेंबर हैं, रिटायर्ड डीजी ब्रिजेश सोनी जो है वो इसके मेंबर हैं। और इस आयोग को कहा गया है कि 2 महीने के भीतर आयोग अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगा। मुख्यमंत्री ने आज पूरे दिन इस मसले को लेकर के प्रमुख सचिव गृह के अलावा डीजीपी और अन्य जो पुलिस के अफसरान हैं उनके साथ बैठक की, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री को भी ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर किन लोगों ने ये हत्या की, या मीडिया से इस बात को छिपाया जा रहा है कि किन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 17 जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन क्या 17 पुलिस वाले सस्पेंड किए जाने से इस घटना पर पर्दा पड़ जाएगा? इसमें पुलिस की लैप्सेज या कोई साजिश? क्योंकि कल एक बात और आ रही थी। कल शाम को जब ये घटना रात में होती है उसी समय एक यूपी तक एक चैनल है, उस यूपी तक चैनल का जो रिपोर्टर होता है वो कुछ लोगों से बात करता है, पब्लिक के लोगों से। तो पब्लिक के लोग बताते हैं कि ये जो तीनों मर्डरर हैं, जो तीनों बाद में सरेंडर किए वहीं पर घटनास्थल पर, ये तीनों पुलिस की वर्दी में पुलिस की गाड़ी में बैठ करके आए थे। और पुलिस जिस तरीके से जब गाड़ी रुकी गेट के बाहर पुलिस वाले उतरने लगे, तभी ये तीनों उतर करके मीडिया के सामने आ गए। मीडिया वाले जो मीडिया के लोग जहां खड़े थे वहां पर वो चले गए। मेरा एक सवाल है कि क्या ये जो मर्डर है ये अतीक को खत्म करके अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए किसी ने कराया, जो प्रयागराज का कोई लीडर भी हो सकता है, प्रयागराज का कोई अपराधी भी हो सकता है,
या फिर किसी ने पुरानी दुश्मनी के चक्कर में अतीक और अशरफ को निपटा दिया। अब हम आपको बताते हैं कि अतीक का जो पूरा कैरियर रहा अपराध का और राजनीति का, उसके बारे में पहली बार 17 साल की उम्र में अतीक अहमद 1979 में एक मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 1989 में पश्चिमी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ा और विधायक बना, और उसका जो प्रतिद्वंदी था चांद बाबा, जो वो भी बड़ा माफिया था, उसको चुनाव हराया। और कुछ ही महीने बाद अतीक अहमद ने दिन दहाड़े उसी प्रयागराज में, तब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, चांद बाबा का मर्डर कर दिया। उसके बाद से अतीक अहमद ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अतीक के खिलाफ जबरन वसूली, हत्या, अपहरण, इस तरह के जितने भी तरह के मामले होते हैं, गैंगस्टर के 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। और अतीक अहमद, एक संभावना ये जताई जा रही है कि अतीक अहमद को किसी ऐसे व्यक्ति ने मरवाया, सुपारी देकर के मरवाया, जिसकी दुश्मनी रही हो। एक तीसरा पॉइंट है, अतीक से जो पूछताछ हो रही थी, उस पूछताछ से क्या किसी सफेद पोश के नाम का पर्दाफाश होने की संभावना थी। इस वजह से वो चाहता था कि अतीक अहमद मर जाए। अतीक अहमद अगर की हत्या हो जाएगी तो उस सफेद पोश का नाम उजागर नहीं हो गया। क्योंकि आपको बता दें कि ईडी ने अभी 15 ठिकानों पर अतीक अहमद की छापेमारी की थी, और उसके जो ठिकाने थे उसके वहाँ से करीब 85 लाख रुपए के आसपास कैश मिला था, 60 लाख के गोल्ड और 2.5 करोड़ के ऐसे कागजात मिले थे जो लैंड्स के थे। एक लखनऊ में मकान मिला था जो 5900 स्क्वायर फीट का है, जिसकी कीमत 47 लाख बताई गई है, हालांकि ये कीमत कम है। अशरफ जो इसका भाई है वो काफ़ी दिन से वो जेल में था, और इसके जो 2 बेटे हैं अतीक के, वो भी जेल में हैं। जो असद इनका बेटा था, उसकी पुलिस मुठभेड़ में झांसी में मौत हो चुकी है, वो पहले ही मारा जा चुका है। उसके बाद से अतीक अहमद से लगातार पूछताछ चल रही थी। हालांकि पुलिस ये भी बता रही है कि अतीक अहमद का ताल्लुक जो है आईएसआई से था। पुलिस ये जो बात बता रही है अतीक के मर्डर के बाद बता रही है। अतीक जब जिंदा था तब आईएसआई का आरोप उस पर नहीं लगाया पुलिस ने, क्योंकि पूछताछ तो करीब 3 दिन से उससे हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसने अतीक अहमद की मर्डर किया? क्या किसी मीडिया वाले का हाथ है? एक सवाल मेरा और है, क्या किसी मीडिया वाले का हाथ है? क्या किसी मीडिया कर्मी ने उसे मतलब किसी अपराधी के साथ मिलकर के ये साजिश रची, या किसी राजनेता के साथ मिलकर के साजिश रची, और इन तीनों को मीडिया का एक तरीके से पूरा सेटअप तैयार कराया, मीडिया का आई कार्ड बनवाया, मीडिया कैमरे लिया, आईडी बनवाया और वहां पर अपने साथ लेकर के आया? क्या ये हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को देना है। एक सवाल और आता है कि इन हत्यारों ने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए? क्या सरकार या जो मौजूदा पुलिस है उनसे सिंपैथी हासिल करने के लिए ऐसा किया इन्होंने, या फिर कोई और बात है? इसमें कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व है, या रेडिकलाइजेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई एंगल है कि अतीक अहमद को कोई हिंदू मारना चाहता था, या कोई ऐसी बात है? इसकी खुलासा तभी हो सकता है जब पुलिस इसके बारे में जानकारी देगी। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।